Hello everyone, welcome to my channel. Today we'll be doing legal services. Now, legal services again is one of the chapters that is going to come in your legal studies COET examination. So we start with a quick introduction of the chapter legal services. So if we talk of Encyclopedia Britannica, देन लीगल एड दी जाती है टू पर्सन्स ऑफ लिमिटेड मीन्स, ग्रांट्स और फॉर नॉमिनल फीस, एडवाइस और काउंसिल टू रिप्रेजेंट देम इन कोर्ट फॉर सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स. सो बेसिकली आप लीगल सर्विसेज के थ्रू क्या कर रहे हैं? लीगल एड दे रहे हैं टू द नीडी, स्पेशली आपके इकोनॉमिक या अदरवाइज डिसेबल्ड लोगों को, एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं या नॉमिनल फीसेस पे देते हैं. अगर हम लीगल सर्विसेज की हिस्ट्री की बात करें तो ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है कई जगहों से. आपके एक राइटर हैं रेनाल्ड हेबर स्मिथ, उन्होंने 1919 में एक बुक लिखी थी जस्टिस एंड द पुअर, ठीक है, और इसके थ्रू इन्होंने पहली बार प्रमोट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लीगल असिस्टेंस फॉर द पुअर. उस टाइम पे क्या था, सोशल इंजीनियरिंग को हम डिफाइन करते थे एज साइंस एंड आर्ट ऑफ मेकिंग अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट ह्यूमन रिलेशनशिप में एज वेल एज टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल. ठीक है, इसे हम सोशल एडजस्टमेंट भी कहते थे. ये कॉन्सेप्ट आपका आर्ग्यू हुआ, चलता रहा. फिर हम्मुरबी में क्या हुआ था, किंग ऑफ बेबीलोन ने कोड ऑफ हम्मुरबी को पास किया था, ठीक है, एंड यहाँ पे ऑफ ऑल द सोशल एडजस्टमेंट जो कि रिक्वायर्ड थी, मोस्ट नेसेसरी एज वेल एज मोस्ट डिफिकल्ट इज क्लियरली इंडिकेटेड बाय हिज वर्ड्स, जहाँ पे वो कहते हैं, किंग ऑफ बेबीलोन क्या कहते हैं, इट इज टू प्रिवेंट द स्ट्रॉन्ग फ्रॉम ऑप्रेसिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग द वीक. नाउ there are three process of moving towards social engineering through free legal aid. हम कैसे सोशल इंजीनियरिंग को फ्री लीगल एड के थ्रू पा सकते हैं, इसके 3 प्रोसेस हैं. पहला क्या है, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं उनको आप एड दीजिए, उनको असिस्ट करिए, ठीक है. देन आप रिस्ट्रिक्शंस लगाइए अपॉन द एक्सरसाइज ऑफ प्रिविलेजेस जो कि लॉ ने उनको दिए हैं, हु आर वेल ऑफ, जो कि अपना ध्यान रख सकते हैं, इकोनॉमिकली एबल, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस लगाना. एंड देन टू स्ट्रिप दोज फॉर्चुनेट ऑफ प्रिविलेजेस एंड प्लेस द स्ट्रॉन्ग एंड वीक इक्वल फूटिंग में, यानी कि अगर बाई चांस किसी को कोई प्रिविलेज मिला है तो वो सब हटाया जाए और फिर स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो सब बराबर हो जाए. दीज आर ऑफ वेरी लिमिटेड और नो यूज एज दोज इकोनॉमिकली वीक कैन नॉट बियर दिस एक्सपेंस एंड इट इज ऑफ नो प्रॉफिट जस्ट टू नो कि वो इक्वल है बिफोर लॉ. आप इक्वल फूटिंग पे अगर रख भी देंगे तो जानना नहीं है ना, आपको एड देना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाट लीगल एड के बारे में बताया गया. आप ये जो आपका कोड ऑफ हम्मुरबी है, ये अटेम्प्ट करता है टू लिमिट द चार्जेस मेड फॉर द सर्विसेज टू द पुअर मैन. नाउ मोजाइक लॉ बेसिकली मोसेस का लॉ था, एंड इस लॉ के थ्रू पुअर को कई प्रिविलेजेस मिले थे, इंटेंडिंग टू एड हिम टू एस्केप फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ डेट एंड सर्विट्यूड. किसको? पुअर को प्रिविलेजेस मिले थे डेब्ट्स और सर्विट्यूड से बाहर निकलने के लिए. एंड इसमें एक क्लॉज था जहां पे पुअर को वेजेस टाइम पे दिए जाएं, प्रॉम्प्ट पेमेंट हो, वो भी डिमांड किया गया था, वो भी लिखा गया था. देन वी हैव इजिप्ट. अकॉर्डिंग टू हीरोडोटस, जस्टिस हियर वॉज एडमिनिस्टर्ड विदाउट कॉस्ट, कि जहां भी जस्टिस इन्वॉल्व होता था बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं लगता था, एंड दैट इज हाउ जस्टिस वॉज एडमिनिस्टर्ड. टू गिव द ग्रेटेस्ट रिलीफ पॉसिबल टू दोज हु वर रॉन्ग्ड. ऐसा क्यों किया गया था? टू गिव द ग्रेटेस्ट रिलीफ पॉसिबल टू दोज हु वर रॉन्ग्ड. नाउ वी मूव अहेड विद दिस चैप्टर. It is probable that costs in some form have always been required of litigants. Then we talk of Rome. अब रोम में क्या चल रहा था? अंडर द पेक्यूलियर प्रोसीजर कॉस्ट्स टुक द फॉर्म ऑफ वॉडिमोनियम एंड सेक्रामेंटम. रोम में क्या था? आपकी कॉस्ट 2 तरीके की होती थी, वॉडिमोनियम और सैक्रामेंटम. वॉडिमोनियम वॉज सिक्योरिटी ऑफ अपीयरेंस बाय द डिफेंडेंट एंड सैक्रामेंटम वॉज सिक्योरिटी टू अबाइड बाय द जजमेंट ऑफ द कोर्ट. ठीक है, यहाँ पे क्या होता था?
कि हाँ आप आएंगे, कि हाँ आप अबाइड करेंगे बाय द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, इसलिए कुछ अमाउंट दोनों पार्टी को देना पड़ता था. नो एविडेंस इन एनी स्पेशल प्रोसीजर, पर्सन टू पुअर टू बियर दीज चार्जेस कुड सिक्योर द एजुकेशन ऑफ हिज क्लेम. अब इसमें जो है सैक्रामेंटम में आपका क्या बोलता है कि दोनों पार्टी, आपका ईच पार्टी वेजर ले करेगी. अब कोई भी ऐसा एविडेंस हमें नहीं मिलता है कहीं पे भी जो बताता है कि बहुत ही पुअर लोगों के लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर हुआ हो. ठीक है, क्योंकि जो बहुत पुअर लोग होंगे वो इन चार्जेस को तो नहीं बियर कर पाएंगे ना टू सिक्योर द एजुकेशन ऑफ हिज क्लेम. सो ये आप कह सकते हैं एक ड्रॉबैक तरीके का था. देन हम यूनाइटेड स्टेट्स पे अगर हम बात करें तो सिविल लीगल असिस्टेंस फॉर पुअर न्यूयॉर्क में 1876 में चालू हो गई थी विद द फाउंडिंग ऑफ लीगल एड सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क. तो लीगल एड सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क कब फॉर्म हुई थी? 1876 में. By 1965, virtually every city, every major city had some kind of program in place for the legal aid. Now, finally, we come to our country, India. Since 1952, government ने लीगल एड के क्वेश्चन पे अटेंशन देना चालू कर दिया था फॉर द पुअर इन, और एड्रेस करने लग गई इसी क्वेश्चन को इन वेरियस कॉन्फ्रेंसेज ऑफ लॉ कमीशन एंड लॉ मिनिस्टर्स. 1960 में क्या किया गया? गाइडलाइन दी गवर्नमेंट ने फॉर द लीगल एड स्कीम. देन आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 का, जिसके थ्रू आर्टिकल 39A ऐड किया गया. अब व्हाट इज आर्टिकल 39A? आर्टिकल 39A डील करता है फ्री लीगल एड से. द स्टेट शैल सिक्योर द जस्टिस, ठीक है, एंड इसमें कोई भी जो वीकर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उसमें उनको हेल्प या असिस्टेंस मिले. आर्टिकल 39A इज अबाउट लीगल एड. Legal aid schemes were floated across states through legal aid boards, societies and law department thereafter, जिससे लोगों को legal aid provide की गई. इंडिया को हम और देखें तो हमारे पास आर्टिकल 15 है जो कि कहता है कि स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए किसी भी बेसिस पे, बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा. डिस्क्रिमिनेट स्टेट नहीं करेगा, उसको नहीं करना चाहिए. ठीक है. आर्टिकल 14 कहता है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी सिटीजन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. यानी कि स्टेट किसी भी सिटीजन को ये दोनों चीज नहीं डिनाई कर सकता है. इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि लॉ के सामने सब इक्वल है, रिच, पुअर, स्ट्रॉन्ग, वीक, डजंट मैटर. एंड अगर कुछ होता है तो सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा लॉ का. अब हम बात करें फ्री लीगल एड के जो सोशल लीगल फाउंडेशंस के प्रेमिसेस होते हैं वो कौन से होते हैं? सो दैट आर ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी. एंड ये दोनों चीज़ हमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो एक एक्सप्लिसिट प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट किया गया था लीगल सर्विसेज के लिए इन द इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1976 का. ठीक है. अब इस कॉन्वेनेंट के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 14 क्लॉज 3 और सेक्शन डी है इस कॉन्वेनेंट का, वो क्या बोलता है कि फ्री लीगल असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड एंड ये हर स्टेट में दी जानी चाहिए. इंडिया ने इसी कॉन्वेनेंट को रैटिफाई किया है, यानी कि अब इसको फॉलो करेगा इंडिया, बाउंड बाय द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन. सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन एज अ पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ लैंड, कि हाँ ये हमें करना है अपने लोगों के लिए. A number of international treaties as implicitly referring to the need for free legal services आपको मिल जाएंगी, जिसका इंडिया भी पार्ट है. Now, अब इसमें कुछ का अगर हम मेंशन करें तो इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, then convention on elimination of discrimination against women, then international convention on elimination of all forms of racial discrimination. ये सभी कॉन्वेनेंट्स हमने ह्यूमन राइट्स इन इंडिया में किए हैं with their dates. And please make sure that you remember the dates because chronological order में ये पूछा जा सकता है. CUET में एक क्वेश्चन इस पे था. आर्टिकल 8 आपका है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स का, जो कि ये स्टेट करता है everyone has the right to effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted by the Constitution.
अब हम फिर से थोड़ा इंडिया को डिटेल में देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने इंडिया को शॉर्ट में देखा था। सो इंडिया में हमारे पास एक है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का। इसका सेक्शन 3041 क्या कहता है कि कोर्ट क्या है, प्लीडर फॉर अक्यूज्ड डिफेंस, यानी कि कोर्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा अक्यूज्ड जो है उसके डिफेंस के लिए एक प्लीडर। सो ये लीगल एड का पार्ट है जहाँ पे आप अक्यूज्ड को लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारा CRPC में मेंशन है। CRPC के थ्रू फ्री लीगल एड का आपको एक सेक्शन का क्लॉज मिल जाता है 3041। फिर हम थोड़ा सा हिस्ट्री ट्रेस करेंगे इंडिया में लीगल एड की। जो 14th रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की, mooted the idea of providing free legal aid to the poor by the state। ठीक है, 14th रिपोर्ट ने ये आपका आइडिया डाला कि हाँ स्टेट को पुअर लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी चाहिए। 1960 में इसको मद्देनजर रखते हुए एक नेशनल लीगल एड स्कीम भी लाई गई, बट ये नेशनल लीगल एड स्कीम फेल हो गई। ठीक है, फिर 1973 में क्या हुआ, यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमिटी अपॉइंट की हेडेड बाय जस्टिस कृष्णा अय्यर कि वो एक लीगल एड स्कीम डेवलप करें स्टेट्स के लिए। अब यहाँ पे स्टेट्स यूपी जो कॉम्पोनेंट है इंडिया की उनकी बात कर रहे हैं। फिर एक कमिटी आई ऑफ जुडिकेचर वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस PN भगवती, एंड इनको क्यों लाया गया, टू इम्प्लीमेंट द लीगल एड स्कीम जो कि इस कमिटी ने बनाई है। 1980 में आपकी कमिटी ऑन नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड वाज फॉर्म्ड under the leadership of Justice PN Bhagwati as its head, okay? And 1987 में फाइनली हमारे पास लीगल एड से जुड़ा हुआ एक एक्ट आया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। ठीक है, अब 2010 में क्या हुआ, अंडर सेक्शन 29 आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट का सेक्शन 29 है, उसमें नालसा जो कि नेशनल लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी है, उन्होंने नालसा रेगुलेशन 2010 को अडॉप्ट किया। ठीक है, अब ये नालसा क्या है और वेरियस अथॉरिटीज क्या लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ने सेटअप की उसके बारे में जानेंगे। बिफोर मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज दैट इन केस यू नीड दीज नोट्स इन PDF फॉर्म, प्लीज message me in the email which is mentioned in the description of this video. I will forward the PDF to you there. Now, अथॉरिटीज़ की अगर हम बात करें, सेंट्रल अथॉरिटी की बात करें, सेंट्रल अथॉरिटी हमारी नालसा है। नेशनल लेवल पे ऑब्वियसली सेंट्रल अथॉरिटी होगी, नालसा है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, एंड इस सेंट्रल अथॉरिटी में वी हैव नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी प्लस सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी। अब इन सेंट्रल अथॉरिटी में अगर हम नालसा की बात करें तो जो चीफ जस्टिस हैं हमारे इंडिया के, वो इसके पैट्रन इन चीफ होते हैं। नालसा इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, एंड सुप्रीम कोर्ट के कोई जज जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। बाकी के मेंबर्स गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। ऑब्वियसली अगर ये नेशनल लेवल की अथॉरिटी है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट होगी इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये जब भी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएगा, उसको मैंने A से डिनोट किया है। देन वी हैव सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी। अब ये कमिटी है, ठीक है। अब इसमें जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगेन द चोजन वन, वो चेयरमैन होते हैं, एंड अदर मेंबर्स एज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द CGI A, ओके। देन वी हैव स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये स्टेट के अंडर आता है, तो कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। जो चीफ जस्टिस है उस स्टेट कंसर्न के, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो इसके पैट्रन इन चीफ होते हैं। जज जो है हाई कोर्ट के नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। अगर हम नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट होता है तो प्रेसिडेंट का इक्विवेलेंट स्टेट लेवल पे गवर्नर होता है। आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। एंड बाकी के मेंबर्स कौन नॉमिनेट करता है? स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सो हम सारी अथॉरिटीज़ को बेसिकली स्टेट अथॉरिटी से रिप्लेस कर देते हैं। इसको अगेन हम B से डिनोट करेंगे। हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी फिर आपकी स्टेट लेवल की दूसरी अथॉरिटी है। ये सेक्शन 8A ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंडर लाई गई है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट अथॉरिटी
ठीक है, यानी कि आपका सालसा ये करता है। सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट इज द चेयरमैन and then other members nominated by the state government in consultation with the CJ of High Court. B, जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, वो अपॉइंट करते हैं एक सेक्रेटरी टू दिस कमिटी। फिर हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है क्योंकि ये अथॉरिटी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज इसके चेयरमैन होते हैं। देन अदर मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एंड डीएलएसए के बारे में आपको सेक्शन 9 to 11 में मिल जाएगा, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के। फिर हमारे पास है तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी। टीएलएससी होता है तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी। इसे स्टैब्लिश किया गया है अंडर सेक्शन 11A और 11B। सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर जो आपके उस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, सिविल जज, बेसिकली वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एंड देन अदर मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सेक्शन 12 and 13, ये जितने भी सेक्शंस की हमने बात की लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट का है ऑफ 1987। सो सेक्शन 12 and 13 आपका ले डाउन करता है क्राइटेरिया, दैट इज दी एलिजिबिलिटी क्या होगी लीगल सर्विसेज की और उसके प्रोसीजर क्या होंगे, ठीक है, कि मतलब किन किन को फ्री लीगल एड मिलेगी। ये एक सेक्शन है, ये अभी हम पीडीएफ से देख लेंगे। वील मूव फॉरवर्ड, देन वील कम बैक टू दिस सेक्शन अगेन। ओके, before we move forward I would like to tell you that these notes ना, ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है, इस वजह से हमारी जो वीडियोस है बहुत छोटे में कवर हो जाती है। तो मैं बिल्कुल ये एडवाइस करूँगी कि इस वीडियो को देखने से पहले या देखने के बाद, जैसा आपको सूटेबल लगे, कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करती हूँ, आप बुक के चैप्टर को एक बार रीड कर लें। बिकॉज क्या हो सकता है वहाँ से फ्रेजेस फ्रेम होके आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी मेरे किसी भी नोट्स में आपको ऐसे केसेस नहीं मिलेंगे, बहुत कम में मिल जाएंगे। तो जो डिफरेंट चैप्टर्स में जो केसेस मेंशन है चैप्टर में, ठीक है, उसका मैंने एक अलग से नोट्स बना रखा है, एक जगह पूरे केसेस का है। वो जब एक बार हम सारे चैप्टर्स जो आप लोग डिमांड करेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन खत्म कर लेंगे, फिर मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको सारे केसेस समझा दूंगी। बिकॉज केसेस से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से केस में ये कहा गया या फिर इस केस में क्या कहा गया। तो जैसे इसमें एक केस आपका तारा सिंह का है, वो आया था CUET में, तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे केसेस नहीं दिखेंगे, केसेस की एक अलग से वीडियो होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लोक अदालत का। सो हमने लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 की बात की थी। अब इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया था, 2002 का अमेंडमेंट। अब इसके अंदर क्या हुआ, परमानेंट लोक अदालत को स्टैब्लिश किया गया अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22B। अब मैं बताती हूँ, CUET में एक क्वेश्चन आया था कि ये जो अमेंडमेंट हुआ था आपके लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट का, उसके अंदर क्या किया गया था, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था CUET का। तो ऐसी चीज़ों पे भी आप बिल्कुल नज़र रखिए, बहुत ही ईजी है अगर ये आ भी जाता है तो, ठीक है ना। सो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22B। अब अगर हम बात करें लोक अदालत के से डील करते हुए वेरियस सेक्शंस, यहाँ पे ये जो हमने सेक्शंस की बात की है, ये लोक अदालत से डील करते हैं। ये 1987 वाले एक्ट के सेक्शन है। सेक्शन 18 के थ्रू लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो बताया जाता है। 19 में लोक अदालत कौन कौन से केसेस को लेगा और उसे कैसे हैंडल करेगा वो बताया जाता है। 20 में लोक अदालत कैसे ऑपरेट करेगा उसका प्रोसीजर बताया जाता है। आर्टिकल 21 में जो लोक अदालत का अवार्ड है उसके बारे में बताते हैं, जिसमें कहा जाता है कि लोक अदालत जो भी डिसीजन देती है दैट्स जस्ट लाइक अ डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट एंड इट इज बाइंडिंग, एंड उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक्शंस लिए जा सकते हैं। एंड सेक्शन 22 आपको बताता है अबाउट द पावर्स ऑफ लोक अदालत। इन सभी सेक्शंस को डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस जानना है कि कौन से सेक्शन में क्या दिया हुआ है। देन हमारी फंडिंग भी करती है, गवर्नमेंट फंडिंग करती है, जिसमें आपका नेशनल लीगल एड फंड आता है, स्टेट लीगल एड फंड आता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड फंड आता है। नेशनल लीगल एड को लीगल एड फंड सेंट्रल गवर्नमेंट इनको देती है, या फिर कोई भी डोनेशंस जो बनाई जाती है या कोई इनकम कैसे भी करके, तो जो भी होता है वो उनका फंड होता है। सो ये डिफरेंट अथॉरिटीज़ का फंड है, नेशनल लीगल एड फंड, स्टेट लीगल एड फंड, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड फंड। सो इसी 3 तरीके के फंड्स होते हैं। नाउ अगेन, जैसे कि मैंने कहा, बुक प्लीज़ पढ़िएगा, बिकॉज इस पर अगर कोई फ्रेज आ गया तो आपको बुक से देखना पड़ेगा।
अगर मैं बुक ही पढ़ाऊँगी एग्जैक्टली तो ईजी क्या कर रही हूँ आपके लिए। ये वन शॉट वीडियो है जिसमें आप समझ पाएँ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख पाएँ। सो प्लीज़ बुक को रीड करिएगा। देन लीगल सर्विसेज भी आपकी दो तरीके की होती है, प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन। ये भी हमें इस अमेंडमेंट के थ्रू बताया जाता है, ठीक है। प्री लिटिगेशन लीगल सर्विसेज क्या होती हैं कि कोर्ट में कोई डिस्प्यूट ना आए उससे पहले ही आप सॉर्ट कर लें या उससे पहले ही लीगल सर्विसेज के उस पर जाएं। देन पोस्ट लिटिगेशन क्या होता है, लिटिगेशन हो गया बट आप दोनों ही पार्टीज हैप्पी नहीं है विद द ऑर्डर, तो वो म्यूचुअली किसी लीगल सर्विस के लिए ऑप्ट करके जा सकते हैं, लोक अदालत का डिसीजन मान सकते हैं कि हाँ आपका डिसीजन हम मानेंगे, हमें ऐसा नहीं चाहिए कोई भी डिसीजन, ठीक है। सो ये हो गया प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन। मेजरली प्री लिटिगेशन पे फोकस रहता है बिकॉज इसको करने से आपके कोर्ट का वर्कलोड कम होगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर है नोट्स में ऑब्वियसली। ये तो हमने कर लिया कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट का अमेंडमेंट हुआ जिससे परमानेंट लोक अदालत एस्टैब्लिश हुई। लीगल एड इज ओनली अ वे फॉर प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस टू ऑल। सो लीगल एड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के थ्रू हम यही सब पढ़ते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा पीडीएफ में हमें देखना है कि हु ऑल आर एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड। इस पर भी एक क्वेश्चन आया था और कैसे आया था वो भी मैं अभी बताऊंगी। ये देखिए बुक से चैप्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज फंक्शंस जो भी अथॉरिटीज़ के हैं आपके बुक्स में दिए रहेंगे। आपको ये हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए तो मैं वो भी शेयर कर दूंगी, आप बस मेरी ईमेल आईडी पे मेरे को एक मैसेज ड्रॉप कर दे कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बुक से पढ़ने की, स्पेशली फंक्शंस वगैरह के लिए। बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं एंड आप इसको ईजिली कवर कर लेंगे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको बुक से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। ये तो हमने किया है अपने नोट्स में। ये देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे कि कौन कौन एंटाइटल्ड है लीगल सर्विसेज को। सेक्शन 12 और सेक्शन 13 जो है ना लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट का, जहाँ पे भी हम डेट नहीं मेंशन कर रहे हैं या जहाँ पे भी एक्ट मेंशन कर रहे हैं, केवल ये 1987 वाले एक्ट की बात कर रहे हैं, हम अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। डील्स विद द क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी टू द लीगल सर्विसेज और उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। सो यानी कि 12 डील करता है कि कौन कौन आपका eligible है, and 13 deal करेगा with the procedure. Every person who has to file or defend a case shall be entitled to legal services under this act if the person is a member of scheduled caste or scheduled tribe, victim of trafficking in human beings or beggar as referred to in Article 23 of the Constitution, a woman or a child, mentally ill or otherwise disabled person under circumstances of undeserved want such as being victim of mass disaster, ethnic violence, etc. इंडस्ट्रियल वर्कमैन कस्टडी में, जिसमें आपका प्रोटेक्टिव होम का कस्टडी हो सकता है, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल का कस्टडी हो सकता है या फिर जुवेनाइल होम का कस्टडी हो सकता है। एंड अगर आपकी एनुअल इनकम कम है यानी कि आप पावर्टी स्ट्रिकन हैं, जैसे कि 9,000 और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट या फिर केस के वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ गया था, ये नहीं पूछा था कि कौन कौन एंटाइटल्ड है लीगल सर्विसेज को, बहुत थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आ गया था। आपको दे दिए गए थे कि एक वाइफ है फेमस क्रिकेटर की और एक ये इंसान है, एक ये इंसान है, तो यहाँ पे ना आपको सेक्शन को देख के देखना है कि किसको स्टेट लीगल सर्विस प्रोवाइड करेगा, कौन एलिजिबल होगा। सो वो आपको क्लियरली नहीं दे देंगे विमेन, मेंबर ऑफ दिस या फिर एक बिल्कुल फिट पर्सन, बट ये वो ऐसे नहीं है, आपको वो सिचुएशंस देंगे जिसमें आपको निकालना है अच्छा ये ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, बट हाँ है तो ये ना। सो इस हिसाब से आपको करना है, ऐसा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था। सो या दैट्स इट, प्लीज़ रीड द बुक, आई विल वंस अगेन एम्फसाइज ऑन दैट। उससे आपको फ्रेजेस के क्वेश्चन अगर आ गए या फंक्शंस, वो मैंने नोट्स में नहीं रखे हैं टू मेक इट शॉर्ट, यू नो, बिकॉज फंक्शंस ऑलमोस्ट सभी अथॉरिटीज़ के फंक्शंस आर सिमिलर, तो उन्हें लिखने का सेंटेंस वाइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें बुक से ही करनी चाहिए। एंड स्पेशली ये जो फंक्शंस वगैरह होते हैं पॉइंट वाइज, सो आप बुक से कर लीजिए, बिकॉज बुक में ही जब पॉइंट वाइज दिए हैं तो नोट्स का कोई वहाँ पे रोल नहीं है। सो प्लीज़ आप बुक भी पढ़िएगा। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू टेल मी विच नेक्स्ट टॉपिक डू यू वॉन्ट मी टू टेक अप। थैंक यू वंस अगैन।